Okay, beta. Now, today we are going to start the topic that is binding energy in nucleus. कि न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है एंड हाउ द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन आर अकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस. कैसे वो अपने आप को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, हालांकि सेम चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव न्यूक्लियस में रिपेल होनी चाहिए. ठीक होगा बेटा. तो इसको बाइंड कौन करके बैठा है, उस बाइंडिंग एनर्जी को हम पढ़ते हैं. अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इनकमिंग वीडियोस जो है पॉजिटिव एंड इंफॉर्मेटिव यू कैन गेट द लिंक फॉर देम. ओके. अच्छा, जो न्यूक्लियस का मॉडल है, वी नो दैट न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है बेटा. न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा एक हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और होता है हमारा न्यूट्रॉन. सो न्यूक्लियस पजेस द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और बेटा न्यूट्रॉन होता है. अच्छा, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम करें, इसका सम करें तो हमारा कहलाता है, आपको पता है, मास नंबर. क्या कहलाता है बेटा? मास नंबर. यहाँ तक ठीक होगा बेटा. अच्छा, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होती है किसके अंदर, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान, वो एक दूसरे को रिपेल करनी चाहिए. लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन इतने करीब होते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर करीब होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा पाते. इतने करीब होते हैं. जो रिपल्सिव के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए आपको. प्रोटॉन इतने आपस में करीब हैं, इतना डिस्टेंस कम है कि दे नीड स्पेस फॉर द रिपलियन. क्यों, मैं आपको अपना मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ. देखें बेटा, रिपल्सिव फोर्स का फार्मूला किसने बताया था? रिपल्सिव फार्मूला बताया था कूलम्स ने. उसने कहा था K(Q1Q2)/R². आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो आपका फोर्स बढ़ेगा. अगर इस डिस्टेंस को, चले भाई आपका रिपल्सिव फोर्स है, मैं 10⁻⁻15 करूँ, ऊपर स्क्वायर करूँ, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. अब 30 प्लस प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, तो नीचे हो जाएगा 10⁻30, ऊपर जाएगा -30 होगा. तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी? -30. मतलब आप 0.3002 फिर जाके कोई ना कोई वैल्यू आएगी. तो ऑलमोस्ट ये क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया. तो रिपल्सिव फोर्स का स्पेस ही नहीं मिलता, जो आपको मैंने मैथमेटिकली बताया. इसीलिए जो है रिपल प्रोटॉन की नहीं होती. पहले बात ये. और दूसरी बात आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी की. वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, कि न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को दूर, प्रोटॉन जो है अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर दूर कर नहीं सकते. उसकी वजह ये है कि उसके दरमियान स्पेस बहुत कम है, तो एक दूसरे को बिलोन अपार्ट जो है वो नहीं कर सकते. अच्छा, बट हमने देखा है कि जब प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, उसके अंदर 82 प्रोटॉन है. ये किसका न्यूक्लियस है बेटा? यूरेनियम का. और इसका जो मास नंबर है वो 238 है. सॉरी 82 नहीं, 92. सॉरी बेटा, न्यूक्लियस का कितना, यूरेनियम का मास कितना है? 92 एटॉमिक नंबर है, 238 इसका मास है. तो 92 238 इनका मास है. जब इतने प्रोटॉन होते हैं तो थोड़ी जगह मिल जाती है, और जगह मिलने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल कर. ये देखो मैंने कुछ बनाया, इसमें 92 प्रोटॉन होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और रिपेल करने से आपको पता है रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है. अच्छा, इसमें और चीज़ क्या कह रहा है कि जो आपका
जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होती है, जबकि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बहुत कम होती है। ठीक हो गया बेटा? इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, कह रहा है कि द एग्जिस्ट अ फोर्स स्ट्रांग इनफ टू ओवर पावर द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स होता है वो आपका रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होता है, रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग फोर्स है वो बाइंडिंग फोर्स कहाँ से आता है? मैंने आपको बताया किससे आता है? डेल्टा एम से, मास डिफेक्ट से। इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक हो गया बेटा? तो मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या करती है? ओवरकम करती है किसको? रिपल्सिव फोर्स को। रिपल्सिव फोर्स होता है लेकिन इसकी एनर्जी इतनी होती है कि इसको ओवरकम करके प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। ठीक होगा बेटा? अच्छा, अगर आप इस न्यूक्लियस को कुछ हिलाओगे, कुछ न्यूट्रॉन लगाओगे, कोई चीज़ लगाओगे, तो फिर उस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्या आएगी? वाइब्रेशन आएगी, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो आपका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। तभी आप देखो एटम बम को हम न्यूट्रॉन हिट कराते हैं, न्यूक्लियर फिशन जो करते हैं ना, वो न्यूट्रॉन हिट कराने से उसकी डिस्टर्बेंस आती है और वो न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो जाता है। और एनर्जी आती कहाँ से है? मैंने आपको क्या बताया? मास डिफेक्ट से। ठीक होगा बेटा? अच्छा, और कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट यूजिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज बम्बार्डिंग पार्टिकल हैव शोन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। मतलब जो आपके बम्बार्डिंग पार्टिकल हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन हो गया या आपका इसके अलावा प्रोटॉन हो गया, वो जब किसी को बम्बार्ड करते हैं तो उस न्यूक्लियस को वीक कर देते हैं। उस न्यूक्लियस क्या करेंगे? वीक कर देंगे। ठीक होगा बेटा? अच्छा, इसके अलावा जो आपका डिफरेंस इन एनर्जी आता है स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में, ठीक है, जो आपका स्टेबल न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर में फ़र्क क्या है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। पहले इसको मिटाएं बेटा। देखिए बेटा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर में जो फ़र्क आता है, देखिए बच्चे, अब देखो मैं आपको बताया न्यूक्लियस और न्यूक्लियर में फ़र्क क्या है। ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक हो गया? अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर हैं, इसका मास आप इकट्ठा करो, ये आउट ऑफ न्यूक्लियस है, सपोज करें इसका न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका सम करो, इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। अगर मास इकट्ठे करते हो तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर हो गया, इसका करो, इसको कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताऊं, अगर सपोज करें इसका मास 18 है दोनों का, तो न्यूक्लियस का मास 18 नहीं होगा, 17.99, 17.98, ये इसमें कम होगा। इसको कहते हैं मास डिफरेंस। सपोज इसका मास आया m, इसका सपोज इसका m0, इसका m, तो m माइनस m0 ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0.01 जो भी आए, मतलब मास में डिफरेंस आया, मास में डिफेक्ट आया। वो जो डिफेक्ट आया है ये कन्वर्ट किस में हो गया बेटा? एनर्जी के अंदर, जिसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको समझ में आ रहा है, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी आई कहाँ से? कि जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो कुछ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता, प्रोटॉन चेंज होगा, एटम चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसके अंदर? बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, उसका मास कन्वर्ट होगा। बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ये जो बने हुए हैं ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्वार्क्स के बने हुए हैं। अब क्वार्क्स के दो टाइप होते हैं, एक अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स।
तो ये आपके बहुत डिटेल में चला जाएगा, हम चले जाएंगे क्वांटम फिजिक्स में, तो अब उस पर हम जाना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, टच दे रहा हूँ कि ये क्वार्क्स से बने होते हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, ठीक है। तो क्वार्क्स से मिलके आपके बनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इससे आगे जाएंगे तो हम नैनो इलेक्ट्रॉन्स में चले जाएंगे, ठीक हो गया बेटा। तो बहुत डिटेल स्टडी हो जाएगी, आपको सिर्फ इतना मैं हिंट देता हूँ कि क्वार्क्स से बने होते हैं। फिर क्वार्क्स में वेरिएशन आती है तो फिर वो कन्वर्ट होता है आपकी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। तो इससे ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। अच्छा, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, इसको पहले मिटा रहे हैं बेटा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपका हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम जो है आपका आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप बेटा? ड्यूटेरियम 1 और 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H1 और 2, 1 प्रोटॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, ठीक होगा बेटा। अच्छा, इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना है? 1.6 इंटू 6724 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। और इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना है आपका? 1.6748 10 पावर -27 किलोग्राम। जब इनको प्लस करके इसको माइनस करते हैं, मतलब इन दोनों को प्लस किया हमने, तो कितना आंसर आएगा? 3.3472 इंटू 10 पावर -27। ये है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब जब न्यूक्लियस से बाहर है। जब इसको न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं तो इसका मास कितना आता है? इसका मास आता है, अल्लाह आपको लिख दे, 3.3431 इंटू 10 पावर -27। अब देखो कितना फ़र्क आया, ये 3.347 है, ये 3.3437 है, 0.010 मास का डिफरेंस आया। कितना आया बेटा? सॉरी 0.004 का डिफरेंस आया। कैसे? मैं इसको इरेज करूं, वेट करें। ये देखें, ये मैंने फाइनल मास लिखा, जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स था, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स था। ये देखो येलो लाइन से मार्क कर रहा हूँ मैं, और मैं इधर रेड मार्क से मार्क कर रहा हूँ। ये देखें, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, तो चेंज ऑफ मास आया। कितना आया पता? दोनों को माइनस करेंगे ना तो इसका वैल्यू आएगी हमारी 0.0041 10 पावर 27 किलोग्राम। ये हमारा आएगा छोटा मास डिफरेंस, लेकिन आएगा ज़रूर। इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट है ये किस में कन्वर्ट होता है? अकॉर्डिंग टू E=mc², बाइंडिंग एनर्जी में। तो ये ऐसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी आती है जो प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। आ रही है बात समझ बेटा? प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़, another useful quantity of nucleons is binding energy per nucleus are the packing fraction। इसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या है बेटा हमारा? पैकिंग। ये क्वेश्चन टेस्ट में आता है। इसको बाइंडिंग एनर्जी कहें या इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन जो न्यूट्रॉन की है वो कितनी है? वो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पैकिंग फ्रैक्शन एनर्जी है किसकी? न्यूट्रॉन की, या हैवी हाइड्रोजन जिसे आप कह सकते हैं। हैवी हाइड्रोजन जो आइसोटोप है ना बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम कितनी है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक होगा बेटा? अच्छा, इसका अगर ग्राफ बनाएं, इस पूरे को मिटाता हूं बेटा मैं, एक मिनट। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें, किसका? आपका इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हमारा क्या आएगा? हमारा ग्राफ आएगा बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें, इधर मैं रखूं बाइंडिंग एनर्जी और इधर मैं रखूं आपका मास। तो देखो जो ग्राफ है पहले शूट होगा, फिर हल्का हल्का डाउन, फिर आस्ते आस्ते कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो पहले स्टार्टिंग वाले हैं
कह रहा है इट कैन बी नोटेड दैट ग्राफ दैट बाइंड द एनर्जी पर न्यूक्लियस इंक्रीज रैपिडली एट फर्स्ट। पहले क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, मतलब जितने आपका मास डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना एनर्जी बढ़ेगी। पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद थोड़ा डिक्रीज होके कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर इतना नहीं बढ़ेगा। क्यों, मैंने आपको बताया एक हद तक एनर्जी बाइंडिंग में कन्वर्ट होगी, उसके ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा, कह रहा है कि अपेरेंटली द न्यूक्लियर विथ लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एंड हेंस मोस्ट टाइटली बाउंड आर दोज इन द मिडिल रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो मिडिल रीजन में है पीरियोडिक टेबल के, मतलब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, वो आपको पता है स्मॉल होते हैं, स्टेबल होते हैं, हालांकि मेटल हैं फिर भी स्टेबल मेटल हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसमें आपका मिसाल आ गया आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये आपके जो है ना एग्जाम्पल है किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट के। अच्छा, इनके जो है ना मास इनका कम होता है, लो मास, और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक होगा बेटा। अच्छा, और आगे आते हैं, ये न्यूक्लियस को जो है ना क्या कहते हैं, बाइंड करके रखते हैं, और इनकी मेगा एनर्जी कितनी होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक होगा बेटा। तो ये था कंप्लीट आइडिया आपका बाइंडिंग एनर्जी और उस मास डिफेक्ट के दरमियान लिंकेज। ठीक हो गया बेटा। तो काइंडली आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को जो है ना क्लिक करके इस वीडियो को जो है ना अच्छे से आप समझें। कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर जो है दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, you can ask or WhatsApp me so that I can give answer regarding your questions. ठीक है बेटा, thank you very much.